हेलो एवरीवन। आज हम लोग चैप्टर 26 जनरल प्रोविजंस एज टू इंक्वायरीज एंड ट्रायल के आगे के सेक्शन कवर करेंगे। इसके पहले हम लोग सेक्शन 337 जो कि करस्पॉन्डिंग सेक्शन था सेक्शन 300 ऑफ सीआरपीसी का, ये कंप्लीट कर चुके हैं। सेक्शन 337 ऑफ बीएनएसएस प्री और मेंस दोनों के लिए ही इम्पॉर्टेंट है और वो कवर हो चुका है। आज का जो सेक्शंस हम लोग कवर करेंगे वो प्री के लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो ये पूरा ही चैप्टर प्री और मेंस दोनों के लिए ही इम्पॉर्टेंट है। स्टार्ट करते हैं। सेक्शन 338 बात करता है अपीयरेंस बाय पब्लिक प्रोसिक्यूटर। सबसेक्शन 1 कहता है पब्लिक प्रोसिक्यूटर और असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर in charge of a case may appear and plead without any written authority before any court in which that case is under inquiry, trial or appeal। तो जहाँ पर पब्लिक प्रोसिक्यूटर या फिर असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर क्या कर रहा है, अपेयर हो रहा है किसी केस में, इंक्वायरी हो सकता है, ट्रायल या अपील, किसी भी स्टेज पर वो केस को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इन दोनों को जब ये केस रिप्रेजेंट करेंगे तो रिटन अथॉरिटी की ज़रूरत नहीं होगी किसी भी कोर्ट में केस को प्लीड करने के लिए या फिर अपेयर करने के लिए। मतलब जो सरकारी वकील है, पब्लिक प्रोसिक्यूटर या फिर असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर, इन्हें वकालतनामा दिखाने की ज़रूरत नहीं होगी जब ये लोग किसी भी केस को किसी भी कोर्ट के आगे, क्योंकि एनी कोर्ट लिखा है, तो किसी भी कोर्ट के आगे जब चाहे वो अपील हो, चाहे ट्रायल चल रहा हो, चाहे इंक्वायरी चल रहा हो, तो किसी भी स्टेज को रिप्रेजेंट करेंगे तो किसी भी रिटन अथॉरिटी को दिखाने की इनको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बिना रिटन अथॉरिटी के वो केस को प्लीड कर सकते हैं, अपेयर हो सकते हैं, तो ये पावर है उनके पास। फिर सबसेक्शन 2 कहता है इन एनी सच केस एनी प्राइवेट पर्सन इंस्ट्रक्ट हिज एडवोकेट टू प्रोसिक्यूट एनी person in any court, the public prosecutor or assistant public prosecutor in charge of the case shall conduct the prosecution, and the advocate so instructed shall act therein under the directions of public prosecutor or assistant public prosecutor, and may with the permission of the court submit written statement after the evidence is closed in the case। तो कोई पर्सन है, प्राइवेट पर्सन है, जो कि अपना एडवोकेट चाहता है, अपना खुद का एडवोकेट चाहता है और वो पब्लिक प्रोसिक्यूटर नहीं चाहता है उस केस में जहाँ पर पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपेयर हो रहे हैं। मतलब कोई पर्सन है और उसका जो केस है वो कौन अपेयर हो रहा है उस केस की तरफ से, जो उसका काउंसिल है वो कौन है, पब्लिक प्रोसिक्यूटर है। पर वो पर्सन पब्लिक प्रोसिक्यूटर ना चाहकर अपना प्राइवेट, अपना अलग से एडवोकेट चाहता है, तो वो ऐसा कर सकता है। पर जो एडवोकेट उसका होगा वो किसके डायरेक्शंस पे, किसके इंस्ट्रक्शंस पे काम करेगा, पब्लिक प्रोसिक्यूटर या फिर असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर के इंस्ट्रक्शन पर ही काम करेगा। और ये कैसे हो सकता है, ये कोर्ट की परमिशन के बाद हो सकता है। तो कोई प्राइवेट पर्सन है जिसे पब्लिक प्रोसिक्यूटर नहीं चाहिए तो वो अपना एडवोकेट ला सकता है, और जिस भी कोर्ट में वो अपना एडवोकेट लाएगा जहाँ पर पब्लिक प्रोसिक्यूटर उसका केस रिप्रेजेंट कर रहा था, तो उसका प्राइवेट जो एडवोकेट है वो पब्लिक प्रोसिक्यूटर के इंस्ट्रक्शंस पे काम करेगा और उसे अपना प्राइवेट एडवोकेट लाने के लिए कोर्ट से परमिशन लेनी पड़ेगी। और जो प्राइवेट एडवोकेट है वो कोर्ट की परमिशन से क्या करेगा, एक तो पहले कोर्ट की परमिशन से ही वो अपीयर हो सकता है, और दूसरा वो रिटन आर्गूमेंट से सबमिट करेगा जब एविडेंस ले लिए जा चुके होंगे। सबमिट, सॉरी, मैं अगर मैंने रिटन स्टेटमेंट बोल दिया है तो वो गलत बोल दिया है, रिटन आर्गूमेंट्स सबमिट किए जाएंगे उसी एडवोकेट के द्वारा अंडर द इंस्ट्रक्शन ऑफ पब्लिक प्रोसिक्यूटर या असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर, जो भी इंचार्ज था उस केस का, जो ओरिजिनली था, और उसके इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंगली क्या होगा, रिटन आर्गुमेंट सबमिट किया जाएगा। सेक्शन 339 बात करता है परमिशन टू कंडक्ट प्रोसिक्यूशन।
Subsection 1. Any magistrate inquiring into or trying a case may permit the prosecution to be conducted by any person other than the police officer below the rank of inspector. तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि कोई भी जो मैजिस्ट्रेट है जो इंक्वायरी कर रहे हैं या फिर जो ट्रायल कर रहे हैं किसी केस का, वो प्रोसिक्यूशन कंडक्ट करने के लिए किसी भी पर्सन को अलाउ कर सकते हैं, पर जो पुलिस ऑफिसर है वो इंस्पेक्टर की रैंक के नीचे का नहीं होना चाहिए। तो ऐसा पुलिस ऑफिसर जो इंस्पेक्टर की रैंक के ऊपर का है, वो कोर्ट की परमिशन लेने के बाद केस का प्रोसिक्यूशन कर सकता है। तो जब भी कोई पुलिस ऑफिसर जो इंस्पेक्टर की रैंक के ऊपर का है, वो अगर कोर्ट चाहे तो उसको अलाउ कर सकते हैं प्रोसिक्यूशन के केस को अपेयर करने के लिए, रिप्रेजेंट करने के लिए, तो वो परमिशन से ही होगा, मतलब कि पुलिस ऑफिसर को परमिशन लेनी ही पड़ेगी। बट जो एडवोकेट जनरल हैं, गवर्नमेंट एडवोकेट है, पब्लिक प्रोसिक्यूटर है या फिर असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर हैं, इन लोगों को किसी केस में प्लीड करने के लिए, अपेयर होने के लिए, रिप्रेजेंट करने के लिए किसी केस को कोर्ट की परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं होती है। बट वहीं पे अगर कोई प्राइवेट एडवोकेट होता है या फिर कोई पुलिस ऑफिसर होता है, वो अगर केस को रिप्रेजेंट करता है, प्लीड करता है, अपेयर होता है केस में एज अ काउंसिल, तो उसको मैजिस्ट्रेट की प्रायर परमिशन की ज़रूरत होती है। प्रोविज़ो कहता है प्रोवाइडेड दैट नो पुलिस ऑफिसर शैल बी परमिटेड टू कंडक्ट द प्रोसिक्यूशन इफ ही हैज़ टेकन अ पार्ट इन investigation into the offense with respect to which the accused is being prosecuted। तो उसी केस में पुलिस ऑफिसर को एज अ प्रोसिक्यूशन अपेयर होने नहीं दिया जाएगा जिस केस में वो उस इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, जिस केस में वो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है, उसी केस में वो प्रोसिक्यूशन को कंडक्ट नहीं कर सकता है, केस को रिप्रेजेंट नहीं कर सकता है। जाहिर सी बात है वो इसका अनड्यू एडवांटेज उठा सकता है कि वो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है। ओके, इम्पार्शियल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। फिर सबसेक्शन 2 कह रहा है एनी पर्सन कंडक्टिंग द प्रोसिक्यूशन में डू सो पर्सनली और बाय एन एडवोकेट। तो यहाँ पर एक बहुत अच्छा प्रोविज़न है। ये प्रोविज़न क्या कह रहा है कि कोई पर्सन है वो अपने केस को खुद ही लड़ सकता है, पर्सनली लड़ सकता है, किसी एडवोकेट के द्वारा भी लड़ सकता है। एनी पर्सन कंडक्टिंग द प्रोसिक्यूशन में डू सो पर्सनली, तो पर्सनली प्रोसिक्यूशन कर सकता है, पर्सनली ही अपना केस लड़ सकता है, खुद एडवोकेट बन के लड़ सकता है या फिर किसी एडवोकेट के द्वारा लड़ सकता है। सेक्शन 340 बात करता है द राइट ऑफ पर्सन अगेंस्ट whom the proceedings are instituted to be defended। Any person accused of any offence before a criminal court or against whom the proceedings are instituted under this Sanhita may of right to be defended by advocate of his choice। तो कोई भी पर्सन है जिसके अगेंस्ट क्रिमिनल चार्जेस लगे हैं, जो अक्यूज्ड है क्रिमिनल कोर्ट में, तो उसके पास राइट है कि वो अपनी मर्ज़ी के, अपने चॉइस के एडवोकेट के द्वारा रिप्रेजेंट हो सकता है, अपने आप को डिफेंड कर सकता है। सेम राइट की बात करी गई है आर्टिकल 22 के क्लॉज 1 में, जहाँ पर बात करी गई है कि जो पर्सन है उसके पास राइट है कि वो अपने चॉइस के एडवोकेट से खुद को डिफेंड कर सकता है। इवन पुलिस ऑफिसर, अगर आपने चैप्टर नंबर 5 पढ़ा है जिस पे हम लोग वीडियो कवर कर चुके हैं, उसमें लिखा गया है जब पुलिस ऑफिसर अरेस्ट करता है तो उस पर्सन को वो इन्फॉर्म करता है कि तुम्हारे पास राइट है कि तुम अपनी मर्ज़ी के एडवोकेट से खुद को डिफेंड कर सकते हो। तो ये पर्सन का फंडामेंटल राइट भी है और यहाँ पर भी मेंशन है। ओके, सेक्शन 341 बात करता है लीगल एड टू अक्यूज्ड एट स्टेट एक्सपेंस इन सर्टेन केसेस। बहुत ज़्यादा प्री में पूछा जाता है। सीआरपीसी में सेक्शन 304 है और 304 एक ये जो लीगल एड की बात कर रहा है, और एडवोकेट ऑफिस चॉइस 340 जो कि 303 है सीआरपीसी में। तो एक 303 सीआरपीसी का और 304 सीआरपीसी का, ये बहुत पूछे जाते थे। तो अब अगर BNSS के हिसाब से क्वेश्चन आएगा तो फिर यहाँ पे 340 और 341 ये दोनों पूछे जा सकते हैं। तो 340 में क्या है कि पर्सन के पास राइट है कि वो अपनी मर्ज़ी के एडवोकेट से खुद को डिफेंड कर सकता है, और 341 में क्या है, तो लीगल एड की बात की गई है।
जो कि करस्पॉन्डिंग सेक्शन है सेक्शन 304 का। ओके तो सबसेक्शन 1 कहता है वेयर इन अ ट्रायल और अपील बिफोर अ कोर्ट द अक्यूज्ड इज नॉट रिप्रेजेंटेड बाय द एडवोकेट एंड व्हेन इट अपीयर्स टू द कोर्ट दैट अक्यूज्ड हैज़ नॉट सफिशिएंट मीन्स टू engage an advocate, the court shall assign an advocate for his defense at the expense of the स्टेट। यहाँ पर वर्ड शैल का यूज़ हुआ है, द कोर्ट शैल असाइन। तो यहाँ पर कोर्ट के ऊपर ड्यूटी है कि वो पर्सन जिसके पास सफिशेंट मीन्स नहीं है, इतना पैसा नहीं है कि वो एडवोकेट को हायर कर सके, अपने आप को डिफेंड कर सके, तो ये उसके पास राइट है कि उसको क्या मिलेगा। कोर्ट के ऊपर ड्यूटी है। मोहम्मद अजमल मोहम्मद आमिर कसाब वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 2012 के केस में भी यही हेल्ड किया गया कि कोर्ट के ऊपर ड्यूटी है कि वहाँ जहाँ पर अक्यूज्ड खुद को रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहा है एडवोकेट के द्वारा, तो उसको एडवोकेट दिया जाएगा। ये ड्यूटी होगी और किसके एक्सपेंस पे दिया जाएगा, तो स्टेट के एक्सपेंस पे दिया जाएगा। फिर सबसेक्शन 2 कहता है द हाई कोर्ट में विद द प्रीवियस अप्रूवल ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट मेक रूल्स रिलेटिंग टू। सबसेक्शन 2 द कोर्ट में विद द प्रीवियस अप्रूवल ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट मेक द रूल्स फॉर। किस चीज़ के लिए हाई कोर्ट रूल बना सकता है, और हाई कोर्ट रूल तो बना रहा है बट प्रीवियस अप्रूवल ले रहा है स्टेट गवर्नमेंट की, तो अप्रूवल लेकर स्टेट गवर्नमेंट की हाई कोर्ट रूल बनाएगा इन 3 चीज़ों के लिए। जो एडवोकेट है जो दिया जा रहा है अक्यूज्ड को खुद को डिफेंड करने के लिए स्टेट के एक्सपेंस पे, उसका सेलेक्टिंग मोड क्या होगा, उसको किस मोड पे सेलेक्ट किया जाएगा, क्या फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करी जाएंगी टू सच एडवोकेट कोर्ट के द्वारा, और जो भी फीस पेबल है उस एडवोकेट को गवर्नमेंट के द्वारा जनरली और फॉर कैरिंग आउट ऑफ द पर्पस, मतलब जिस चीज़ के लिए एडवोकेट उसको दिया गया है उस, जैसे कि अगर कोई हीनियस ऑफेंस है, कोई क्रिमिनल केस है, तो उससे जुड़ा उसको दिया जाएगा एडवोकेट। अगर कोई पेटी ऑफेंस है तो उससे जुड़ा उसको एडवोकेट दिया जाएगा ना, तो उसकी क्या फ़ीस बनती है, उसको क्या फैसिलिटीज़ मिलेंगी, ये सब हाई कोर्ट क्या करेगा, रूल्स बनाएगा। ओके फिर सबसेक्शन 3 कहता है द स्टेट गवर्नमेंट में बाय नोटिफिकेशन डायरेक्ट दैट एज फ्रॉम सच डेट एज मे बी स्पेसिफाइड इन द नोटिफिकेशन द प्रोविजन ऑफ सबसेक्शन 1 एंड सबसेक्शन 2 शैल अप्लाई इन रिलेटिंग टू एनी क्लास ऑफ ट्रायल बिफोर अदर कोर्ट इन द स्टेट एज दे अप्लाई इन रिलेशन टू द ट्रायल बिफोर द कोर्ट ऑफ सेशन। तो देखो स्टेट गवर्नमेंट एक नोटिफिकेशन जारी कर सकता है और जो नोटिफिकेशन में जो डेट होगी उस डेट से ये जो सारे प्रोविज़न अभी हमने पढ़े ये कोर्ट ऑफ सेशन के अलावा जो भी ट्रायल होते हैं अदर कोर्ट में वहाँ पर भी लागू हो जाएगा। मतलब अगर स्टेट गवर्नमेंट कोई नोटिफिकेशन जारी करती है और जो डेट उस नोटिफिकेशन में वो बता देगी, उस डेट से ये जो प्रोविज़न है सबसेक्शन 1 का सबसेक्शन 2 का ये और भी केसेस पर अप्लाई हो जाएगा, और कोर्ट ऑफ सेशन के अलावा जो और कोर्ट है वहाँ के लिए भी अप्लाई हो जाएगा। मतलब कि दूसरे कोर्ट में भी अक्यूज़्ड को डिफेंड करने के लिए एडवोकेट दिया जाएगा, लीगल एड दिया जाएगा, लीगल सहायता दी जाएगी। ओके इसके बाद है सेक्शन 342 प्रोसीजर व्हेन कॉरपोरेशन और रजिस्टर्ड सोसाइटी इज़ एन अक्यूज्ड। तो इम्पॉर्टेंट सेक्शन है। क्या कहता है कि वहाँ जहाँ पे कोई कंपनी है, कॉरपोरेशन है, रजिस्टर्ड सोसाइटी है और उसको अक्यूज्ड बनाया गया है किसी भी ऑफेंस के लिए, तो वहाँ पर क्या होगा, वो प्रोसीजर क्या होगा। जैसे कि कोका कोला के ख़िलाफ़ केस हुआ, LIC के ख़िलाफ़ हुआ, तो क्या होगा। तो सबसेक्शन 1 कहता है इन दिस केस कॉरपोरेशन मीन्स एन इनकॉर्पोरेटेड कंपनी और अदर बॉडी कॉरपोरेट एंड इंक्लूड अ रजिस्टर्ड सोसाइटी अंडर द सोसाइटीज़ रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860। तो कॉरपोरेशन में इनकॉर्पोरेटेड कंपनी आ जाएगा, कोई और कॉरपोरेट बॉडी आ जाएगी या फिर रजिस्टर्ड सोसाइटी आ जाएगी। फिर सबसेक्शन 2 कहता है वेयर अ कॉरपोरेशन इज़ द अक्यूज्ड पर्सन or one of the accused person is an inquiry or trial, it may appoint a representative for the purpose of the inquiry or trial, and such appointment need not be under the seal of the corporation। तो
जब भी किसी के खिलाफ कोई केस होता है, कोई अक्यूज्ड होता है किसी केस में, तो उसको सम्मन या वारंट जारी किया जाता है और उसको कोर्ट में बुलाया जाता है और वो अपना वकील भी लेकर आता है। तो वहाँ पे तो वो खुद पहुँच सकता है क्योंकि वो पर्सन है, लेकिन वो जो कि कंपनी है वो कैसे पहुँचेगी? तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि कंपनी क्या करेगी, अपना कोई रिप्रेजेंटेटिव चुन लेगी, अपॉइंट कर लेगी, और उसको जो ये रिप्रेजेंटेटिव इस पर्पस के लिए वो अपॉइंट कर रही है, उसको कंपनी की सील के अंदर उसको अपॉइंट करने की ज़रूरत नहीं है। वो ऐसे ही अपॉइंट कर सकती है बिना कॉरपोरेशन की सील के, इंक्वायरी के लिए, ट्रायल के लिए, किसी भी पर्पस के लिए, दोनों में से अपॉइंट किया जा सकता है कंपनी के द्वारा किसी रिप्रेजेंटेटिव को अपने लिए। सबसेक्शन 3 कहता है वेयर अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अ कॉरपोरेशन अपीयर एनी रिक्वायरमेंट ऑफ दिस संहिता दैट एनीथिंग शैल बी डन इन द प्रेजेंस ऑफ द अक्यूज्ड or shall be read or stated or explained to the accused shall be constructed as a requirement that things shall be done in the presence of the representative, read, stated or explained to the representative, and any requirement that the accused shall be examined shall be constructed as the requirement that the representative shall be examined। हमने पढ़ा था ट्रायल में कि जब भी चार्जेस फ्रेम होते हैं तो अक्यूज़ को रीड करके बताया जाता है, उसको एक्सप्लेन किया जाता है। तो ऐसे ही इस संहिता में कहीं पर भी कुछ रिक्वायरमेंट है जहाँ पर बोला गया है कि जो अक्यूज़ड होगा उसको कुछ रीड करके सुनाना होगा, कुछ बताना होगा, कुछ एक्सप्लेन करना होगा। तो यहाँ पर उस रिप्रेजेंटेटिव को वो चीज़ें करी जाएंगी जो अक्यूज़ड के साथ की जाती है, मतलब कि जो रिप्रेजेंटेटिव है उसको रीड करके सुनाया जाएगा, उसको एक्सप्लेन किया जाएगा, उसको स्टेट किया जाएगा। और जैसे हम अक्यूज़ड को क्रॉस एग्जामिन करते हैं, जो भी एग्जामिनेशन होता है उसका, तो वैसे ही यहाँ पर कॉरपोरेशन के रिप्रेजेंटेटिव का एग्जामिनेशन किया जाएगा। फिर सबसेक्शन 4 कहता है वेयर अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अ कॉरपोरेशन डज नॉट अपीयर एनी सच रिक्वायरमेंट एज रेफर्ड इन द सबसेक्शन 3 शैल नॉट अप्लाई। तो वहाँ जहाँ पर कोई रिप्रेजेंटेटिव अपीयर नहीं होता है वहाँ पर सबसेक्शन 3 के प्रोविज़न भी अप्लाई नहीं होंगे। सबसेक्शन 5 कहता है where a statement in writing purporting to be signed by a managing director of the corporation or by any person duly authorized by him, having or being one of the person having the management of the affairs of the corporation, to the effect that the person named in the statement has been appointed as the representative of the corporation for the purpose of this section is filed, the court shall, unless the contrary is proved, presume that such person has been so appointed। सबसेक्शन 5 कह रहा है कि कोई स्टेटमेंट है जो कि साइन किया गया है कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर के द्वारा, ऐसे पर्सन के द्वारा जिसे ऑथराइज़ किया गया था साइन करने के लिए, या फिर ऐसे पर्सन के द्वारा जो कि कंपनी के अफेयर को मैनेज करता है। तो अगर कोई ऐसा स्टेटमेंट है और वो ऐसे लोगों के द्वारा साइन किया गया है तो कोर्ट को क्या लगेगा? कोर्ट को ये लगेगा कि ये वही पर्सन है जिसको रिप्रेजेंटेटिव की तरह कंपनी ने अपॉइंट किया है। ये वही पर्सन होगा तभी वो साइन कर रहा है। वो मैनेजिंग डायरेक्टर भी हो सकता है, वो कंपनी के अफेयर देखता है, कोई ऐसा पर्सन भी हो सकता है। उस पर्सन को जो साइन कर रहा है उस पर्सन को ऑथराइज़ किया गया है, तो कोर्ट तो यही मानेगा ना, जो भी उस कंपनी की तरफ से आ जाएगा साइन करने के लिए, अपेयर होने के लिए, कोर्ट वही मान लेगा ये वही पर्सन है, अनलेस जब तक इसका विपरीत प्रूव नहीं हो जाता। तो अगर इसका विपरीत प्रूफ हो गया तो कोर्ट वो मानेगा, लेकिन जब तक प्रूफ नहीं हो जाता कोर्ट यही मानेगा कि जो आ रहा है उस कंपनी से उठकर वही है, जो उसके बिहाफ पे सारे काम कर रहा है वही है। सबसेक्शन 6 कहता है इफ़ अ क्वेश्चन अराइजेज एज टू वेदर एनी पर्सन अपीयरिंग एज द representative of corporation in any inquiry or trial before a court is or is not such representative, the क्वेश्चन शैल बी डिटरमाइंड बाय द कोर्ट। तो वहाँ जहाँ पे सवाल उठता है कि कोई पर्सन रिप्रेजेंटेटिव है या फिर नहीं है, तो ये कौन पता लगाएगा इस बात का? ये डिटरमाइन करेगा कोर्ट। कोर्ट देखेगा कोई पर्सन है रिप्रेजेंटेटिव या नहीं है। तो आई होप फ्रेंड्स आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। अगर लगा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।